हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईथर क्लासेस पे। आज के सेशन में हम बीएससी 6 सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एसिड बेस चैप्टर एसिड बेस केमिस्ट्री से। ना इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या था एसिड बेस का। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एसिड क्या होती है जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन दे, और बेस क्या होता है जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH- आयन दे। तो उसको क्या बोलेंगे हम, आर्हेनियस एसिड और आर्हेनियस बेस। ना इसकी लिमिटेशन क्या थी, इसकी लिमिटेशन थी कि ये जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल था। और कुछ हमारे पास एसिड्स हैं जैसे SO2, CO2, SO3, ये सब एसिड्स हैं, लेकिन इनके एसिडिक कैरेक्टर के बारे में आर्हेनियस ने कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। सेम ऐसे ही अमोनिया, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, इनके बेसिक कैरेक्टर के बारे में भी हमें आर्हेनियस कॉन्सेप्ट से कोई भी जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती है। इसके अलावा है कि कुछ सॉल्ट है लाइक AlCl3, इस तरीके के जो कंपाउंड्स हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, इनके एसिडिक कैरेक्टर के बारे में भी आर्हेनियस ने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। तो इस तरीके से जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, अगर उसका लिमिटेशन आती है तो हमें 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज कि ClOH, इसको हम जनरली ये हमें इस फॉर्म में लिखा हुआ मिलता है HOCl, ये एसिड है जबकि NaOH बेस है। सो इसका रीज़न क्या है, जब NaOH को डिसोशिएट करेंगे तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलेगा। लेकिन HOCl है, HOCl के अंदर क्या होता है कि जो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, तो यहाँ से ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, H+ का रिलीज यहाँ से इजीली हो जाएगा। सो इसीलिए ये क्या है, एसिड है, जबकि NaOH क्या है, बेस है। नेक्स्ट इज लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। सो लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट क्या था एसिड बेसिस का। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या है, ऑक्साइड आयन की एक्सेप्टर है, बेस क्या है, ऑक्साइड आयन का डोनर है। एसिड एक्सेप्टर, किसका एक्सेप्टर, ऑक्साइड आयन का। बेस क्या है, डोनर, किसका, ऑक्साइड आयन का। इसका एग्जांपल है SiO2 को जब रिएक्ट कराते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में तो हमें ये कंपाउंड मिलता है CaSiO3। इसमें एसिड क्या है, तो SiO2 और यहाँ पे है SiO3, तो मतलब सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ में एक ऑक्सीजन ऐड हुआ है, मतलब ये जो कंपाउंड है इसने ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट किया है। सो ये क्या है, एसिड है, यहाँ से ऑक्साइड का डोनेशन हुआ है, सो ये क्या है, बेस है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ओसानविच कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ओसानविच कॉन्सेप्ट क्या था, तो ओसानविच के अकॉर्डिंग क्या था कि एसिड है वो क्या है, या तो कोई कटायन है, या कोई कटायन डोनर है, या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। सो एसिड की डेफिनेशन होगी कटायन है, कटायन डोनर है, या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। और बेस क्या हो गया, बेस कोई अनायन है, या अनायन डोनर है, या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये कोई कंपाउंड है, इस कंपाउंड में SO3 को रिएक्ट कराया है हमने Na2O के साथ में, और हमें सॉल्ट मिला है Na2SO4। सो यहाँ पे एसिड क्या है, SO3 क्या है, एसिड है, इसने क्या किया है, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया है। सो ये एसिड है, ये क्या है, इसने ऑक्साइड को डोनेट किया है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया है। सो ये क्या हो गया, बेस हो गया। सेम ऐसे ही Cl2 + Na gives rise to NaCl। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये क्या है, एसिड है, और ये क्या है, बेस है, Na इज बेस। सो यहाँ पे हमने क्या बनाया है, ये बन गया Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। क्लियर। तो यहाँ पे जो Cl है वो क्या है, एसिड है, और जो सोडियम है वो क्या है, बेस की तरह एक्ट करेगा। तो ओसानविच कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज की एडवांटेजेस क्या है, कि एडवांटेजेस है कि ये जो कॉन्सेप्ट है इससे हमें ना जितनी भी एसिड्स हैं या बेसिस हैं उनकी क्लासिफिकेशन में बड़ी हेल्प मिलती है। सो हेल्पफुल इन क्लासिफाइंग टुगेदर ऑल एसिड्स एंड बेसिस, ये मोस्ट जनरल थ्योरी है। सो ये क्या है, ओसानविच कॉन्सेप्ट की एडवांटेजेस है। नेक्स्ट है सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। तो सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि एसिड क्या होता है, कि एसिड वो सब्सटेंस है विच इंक्रीजेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट, कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन को इंक्रीज करे वो हो गया एसिड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन को इंक्रीज करे वो क्या है, बेस।
जैसे एग्जाम्पल के लिए NH4NO3 है, इसको लिक्विड अमोनिया में जब डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास में NH4 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव मिला। सेम ऐसे KNH2 है, उसको लिक्विड अमोनिया में करेंगे तो K पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव मिला। यहाँ पे क्या है कि NH4 पॉजिटिव है, NH4NO3 की कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी। ये जो कंपाउंड है इसका डिसोसिएशन किया तो यहाँ से इस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई ना, क्योंकि ये डिसोसिएट करके NH4 पॉजिटिव आयन बना रहा है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये इंक्रीज करता है एनायन की कॉन्सेंट्रेशन को। ठीक है, तो ये एसिड की तरह एक्ट करेगा। सेम ऐसे ये जो है ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है, NH2 नेगेटिव, मतलब एनायन की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? सो ये क्या है, एनायन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है उसमें एसिड वाला पोर्शन क्या हो गया, अमोनिया। सेकंड वाले में अमोनिया किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा। सो ये है सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है ब्रॉन्स्टेड लॉवरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट था। उसमें क्या था, एसिड क्या होगा जो H+ आयन को देगा, रिलीज करेगा, और बेस क्या होगा जो H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा। तो इसी के बेसिस के ऊपर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का कॉन्सेप्ट आया। सो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं, वो पेयर जो एक दूसरे से H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, H+ आयन के बेसिस के ऊपर डिफर करते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से ये आता है कि कोई भी सब्सटेंस दे दिया, उसका कॉन्जुगेट बेस बनाना है। तो कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए क्या करेंगे, सब्सटेंस के अंदर से H+ हटा दो। तो HSO4 नेगेटिव में से अगर H+ हटाया तो क्या बना, SO4 नेगेटिव। सिमिलरली CH3COH में से H+ रिमूव करेंगे तो CH3COO नेगेटिव। CH3NH3 पॉजिटिव के अंदर से अगर H+ रिलीज करेंगे तो क्या बनेगा, CH3NH2। H3PO4 के अंदर से अगर H+ रिलीज करेंगे तो क्या बनेगा, H2PO4 नेगेटिव। सो ये सब क्या है, कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली अगर कॉन्जुगेट एसिड अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, H+ को ऐड कर देंगे। सो अमोनिया के अंदर अगर H+ ऐड करेंगे तो NH4 पॉजिटिव, सो ये क्या हो गया इसका कॉन्जुगेट एसिड। वाटर के अंदर अगर H+ ऐड करेंगे तो H3O पॉजिटिव बना, ये क्या हो गया कॉन्जुगेट एसिड। सल्फाइड आयन के अंदर अगर H+ ऐड करेंगे तो हमारे पास बन गया HS नेगेटिव, ये कॉन्जुगेट एसिड। सेम ऐसे ही सल्फेट आयन के अंदर अगर हमने H+ ऐड किया तो बनेगा हमारे पास HSO4 नेगेटिव, दिस इज कॉन्जुगेट एसिड। नेक्स्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार पूछा गया है कि हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड, हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस क्या होते हैं और इनकी क्लासिफिकेशन। तो इसके बारे में पेपर में जब लॉन्ग आंसर में जो क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से इतना लिखने से हमारा फुल मार्क्स मिल सकते हैं। हार्ड एसिड क्या होगी, हार्ड एसिड होगी, देखो हार्ड जो भी है, चाहे वो एसिड है चाहे वो बेस है, दोनों का साइज क्या होगा, स्मॉल। सो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है स्मॉल साइज का। ठीक है, सेकंड है जो एसिड है वो हाईली पोलराइजेबल है। ठीक है, जो बेस है वो लो पोलराइजेबिलिटी। तो जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो दोनों में याद कर सकते हैं वो क्या है, स्मॉल साइज। दूसरा जो एसिड होंगी, मतलब जो कैटायन वाला पोर्शन होगा, जिनमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी वो क्या होंगी, हार्ड एसिड होंगी। क्लियर? और अगर सॉफ्ट बेस में देखें तो क्या हो जाएगा, जिनमें लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो हार्ड और सॉफ्ट को कंपेयर करके याद कर सकते हैं। कैसे, स्मॉल साइज हो गया हार्ड एसिड और लार्ज साइज हो गया सॉफ्ट एसिड। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया हार्ड एसिड और लो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया सॉफ्ट एसिड। हाई पोलराइजेबिलिटी, हाई पोलराइजिंग पावर, वो क्या हो गया हार्ड एसिड, और लो पोलराइजेबल वो क्या हो गया सॉफ्ट एसिड। क्लियर? नेक्स्ट है हार्ड बेस। अब हार्ड था तो स्मॉल साइज का हो गया, साइज है हार्ड बेस हो गया स्मॉल साइज। अगर सॉफ्ट बेस देखेंगे तो क्या हो जाएगा, लार्ज साइज। हार्ड बेस है इसलिए उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, सॉफ्ट बेस है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। हार्ड बेस है तो लो पोलराइजेबिलिटी होगी, सॉफ्ट बेस है तो क्या होगा, हाई पोलराइजेबिलिटी होगी। सॉफ्ट बेस का क्या होता है, साइज बड़ा होता है। देखो ये जो है इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, तो जैसे इसके लिए क्या कर लेते हैं, फजांस रूल हमें याद है। फजांस रूल में क्या आता है कि जो कैटायन है वो स्मॉल साइज का होना चाहिए और जो एनायन है वो लार्ज साइज का होना चाहिए, तभी क्या होगा कि जो कोवलेंट कैरेक्टर है वो मैक्सिमम होगा। तो जो एनायन लार्ज साइज का होता है उसका मतलब है कि एनायन इजीली पोलराइजेबल है। ठीक है, तो एनायन को इजीली पोलराइज कर सकते हैं। तो जो सॉफ्ट बेस है वो क्या है, लार्ज साइज के हैं, इसलिए वो क्या है, हाई पोलराइजेबिलिटी होती है उनकी, और जो हार्ड बेस स्मॉल साइज के होते हैं इसलिए उनकी लो पोलराइजेबिलिटी है।
क्लियर। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन जो आया हुआ है कि क्लास ए और क्लास बी जो कंपाउंड है, जो एसिड बेसिस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्लास ए और क्लास बी को मतलब डिफ्रेंशिएट करो, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। तो क्लास ए में क्या आएंगे, इस तरीके के कंपाउंड आएंगे, टाइटेनियम 4+, Cr3+, Fe3+। क्लास बी का हो गया कॉपर प्लस, Ag+, Hg2+, Pt2+, Pd2+, ये हो गया। नेक्स्ट है कि ये जब कंबाइन करते हैं, क्लास ए कंबाइन जनरली कब करेंगे, जो नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन के डोनर लिगेंड्स होंगे उनके साथ कंबाइन करेंगे। क्लास बी कंबाइन करेंगे फॉस्फोरस और जो सल्फर के डोनर लिगेंड्स हैं उनके साथ में। नेक्स्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट है, HSAB प्रिंसिपल क्या है। HSAB का है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो हार्ड एसिड है वो प्रेफर करेगी हार्ड बेस के साथ कंपाउंड बनाने के लिए, और जो सॉफ्ट एसिड है वो सॉफ्ट बेस के साथ कंपाउंड बनाना प्रेफर करेंगी। सो ये था ये प्रिंसिपल ना। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, जैसे ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आएगा कि Ag+ + 2i नेगेटिव गिव्स राइज टू AgI2 नेगेटिव। ठीक है, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना है, जस्टिफाई करो, यही रिएक्शन होगी या नहीं ये जस्टिफाई करो, थर्मोडायनेमिकली फिजिबल है या नहीं इसकी जस्टिफिकेशन देनी है। तो कैसे करेंगे हम, Ag+ क्या था, सॉफ्ट एसिड, आयोडीन क्या है, सॉफ्ट बेस, सॉफ्ट की कॉम्बिनेशन है तो स्टेबल कंपाउंड बनेगा। क्लियर। और अगर यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन हार्ड हो जाता और एक सॉफ्ट हो जाता तो हम बोल देते हैं अनस्टेबल कंपाउंड है। इसी को अगर दूसरे तरीके से पूछे कि थर्मोडायनेमिकली क्या रिएक्शन होगी, तो सॉफ्ट कंबाइन कर रहे हैं मतलब होगी, अगर हार्ड कंबाइन करते तो भी रिएक्शन होगी। दोनों होता हार्ड सॉफ्ट तो हम बोल देते कंपाउंड स्टेबल बनेगा नहीं, तो थर्मोडायनेमिकली क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा। क्लियर। अब जैसे नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, Ag+ क्या है, सॉफ्ट एसिड, लेकिन फ्लोराइड क्या है, हार्ड बेस, फ्लोराइड स्मॉल साइज है तो हार्ड बेस हो गया। दोनों क्या करेंगे, कंपाउंड क्या बनाएंगे, अनस्टेबल कंपाउंड बनाएंगे, तो थर्मोडायनेमिकली भी क्या हो जाएगा, ये फिजिबल नहीं होगा। सेम ऐसे देखिए एक क्वेश्चन है, BF2 ज़्यादा स्टेबल है BI2 में, तो BE ये क्या है, एसिड, और ये क्या है, बेस। अब ये एसिड कैसा है, छोटा साइज का है तो ये है हार्ड एसिड, फ्लोरीन छोटे साइज का है तो बेस क्या है, ये हार्ड बेस। अब नाउ BE हार्ड एसिड सेम, आयोडीन बड़े साइज का है तो ये क्या है, सॉफ्ट बेस। यहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन हार्ड है, यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन हार्ड है और एक सॉफ्ट है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, BeF2। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसके अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, -I इफेक्ट। ये जो कंपाउंड है इसके अंदर क्या लिखा हमने कि क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन -I इफेक्ट शो करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर अट्रैक्ट होगा, ये जो बॉन्ड है ये ज़्यादा पोलर हो जाएगा, यहाँ से H+ का रिलीज ईजी हो जाएगा, तो इसीलिए इन दोनों में से ये ज़्यादा एसिडिक है। HCl और HClO4 का इक्वल स्ट्रेंथ है वाटर में, ये क्वेश्चन है आया हुआ है जो कि HCl और HClO4 का इक्वल स्ट्रेंथ है वाटर में, क्यों। तो इसका रीज़न है कि एक तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों कम्प्लीटली आयनाइज होती है, ये बनाता है H+ Cl-, ये बनाता है H+ + ClO4-। ठीक है, और वाटर इनकी क्या एक्ट करेगा, वाटर इन दोनों के लिए लेवलिंग सॉल्वेंट का काम करेगा, तो ये क्वेश्चन है जो आया हुआ है। नेक्स्ट इज HCl ब्रोंस्टेड एसिड है लेकिन लेविस एसिड नहीं है। सो ब्रोंस्टेड एसिड क्या है, जो H+ दे, लेविस एसिड क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे। तो HCl क्या है, H+ दे सकता है वाटर के अंदर देखो एसिड यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट किया, H+ दिया, ये H+ वाटर के साथ रिएक्ट करके H3 पॉजिटिव बनाया, तो H+ देता है सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, तो HCl क्या हो गया, ब्रोंस्टेड एसिड, जबकि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए इसको हम लेविस एसिड की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। नेक्स्ट है, अमोनिया इज मोर बेसिक देन NH3। इसका क्या रीज़न है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर बनाया, दोनों की पिरामिडल शेप है, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ना यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देखते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की। सो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसकी तरफ होगा, ये जो बॉन्ड है H और जो N का बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज़्यादा होंगे, नाइट्रोजन की तरफ होंगे। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ हुए, नाइट्रोजन की तरफ हो गए, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर भी हो गया डोनेट करने के लिए। तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा हो गया, वो इजीली डोनेट करेगा, जो ज़्यादा इजीली डोनेट करेगा वो मोर बेसिक हो गया।
लेकिन अगर NF3 की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, फ्लोरीन की ज़्यादा है। सो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ हो गए, फ्लोरीन की तरफ हो गए। अब लॉन पेयर तो नाइट्रोजन पे है, लेकिन जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ है, फ्लोरीन की तरफ है। तो नाइट्रोजन के पास ओवरऑल बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है डोनेट करने के लिए एज कम्पेयर टू अमोनिया। सो इसीलिए ये क्या है, कम बेसिक है और अमोनिया ज़्यादा बेसिक है। सेम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CH3 थ्राइस एन स्ट्रॉन्गर बेस है अमोनिया से। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो इनका स्ट्रक्चर बना है, ये भी दोनों कंपाउंड क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और पिरामिडल शेप है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो अमोनिया है वो जो मिथाइल है वो क्या है, प्लस आई इफेक्ट है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बढ़ाएगा नाइट्रोजन के ऊपर। तो नाइट्रोजन के ऊपर जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली शेयर कर सकता है। सो ये क्या हो गया, CH3 थ्राइस नाइट्रोजन क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया एज कम्पेयर टू अमोनिया। नेक्स्ट है HNO3 स्ट्रॉन्गर एसिड है HNO2 से। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनके कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं। दोनों के कॉन्जुगेट बेस बनाए, इसका कॉन्जुगेट बेस बना NO3 नेगेटिव, यहाँ पे बना NO2 नेगेटिव। जब NO3 नेगेटिव रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाए तो हमने देखा 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जबकि NO2 नेगेटिव के 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रहे हैं। जितने ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मतलब उतना ज़्यादा कंपाउंड स्टेबल है। तो हमने क्या देखा कि जो NO3 नेगेटिव है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, किससे, NO2 नेगेटिव। अब ये स्टेबल है तो इसका क्या मतलब है कि HNO3 है वो जल्दी जल्दी कोशिश करेगी कि वो H प्लस और NO3 नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाए, ताकि NO3 जो है वो इजीली बन जाए। तो ये जो काउंटर पार्ट है, HNO3 का काउंटर पार्ट है, ये स्टेबल है, तो इसीलिए HNO3 इजीली इसमें कन्वर्ट होना चाहेगी। इसीलिए HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कम्पेयर टू HNO2। नेक्स्ट है HF और HCl, इन दोनों के अंदर स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सी है। सो इसमें हम क्या देखेंगे, देखो फ्लोरीन और जो क्लोरीन है दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। साइज किसका बड़ा है, क्लोरीन का। सो अगर मैंने H और F बॉन्ड को देखा और एक HCl बॉन्ड को देखा, बड़ा बॉन्ड कौन सा है, HCl का जो बॉन्ड है वो लंबा है, लॉन्गर है। जितना बड़ा बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करना उतना ही ईजी होगा, तो मतलब उसको ब्रेक करने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो लॉन्गर बॉन्ड है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, H प्लस आराम से मिल सकता है। सो इसीलिए HCl क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कम्पेयर टू HF। क्लियर। नेक्स्ट है BF3 एंड BBr3, इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सी है। तो इसको हम कैसे देखते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले BF3 और BBr3। अब जो बोरोन है, बोरोन के अंदर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा नहीं है। ठीक है, तो बोरोन क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। सेम केस है BBr3 में, लेकिन जो BF है उसमें हम क्या देखते हैं कि बोरोन के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, 2p में। 2p1 होता है ना, और ये क्या होता है 2p5, तो इसका भी 2p। नाइट्रोजन और बोरोन और फ्लोरीन है, दोनों का जो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, 2p के अंदर। तो जो फ्लोरीन के जो लोन पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन है 2p के अंदर, वो इजीली बैक डोनेशन होगा किसमें, जो बोरोन के जो एम्प्टी ऑर्बिटल है ना 2p, उनमें। तो बैक बॉन्डिंग होगी तो क्या होगी, पाई बॉन्ड बना, तो कौन सा पाई बॉन्ड बना, p पाई, क्योंकि दोनों की p इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे साइज का डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, इसीलिए ये बैक बॉन्डिंग इजीली पॉसिबल है। तो बोरोन की जो डेफिशिएंसी थी वो कम हो गई। लेकिन अगर BBr3 का केस देखें तो जो ब्रोमीन है उसका 4p आता है और बोरोन का 2p। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर बैक बॉन्डिंग कराने की कोशिश भी करेंगे तो भी ओवरलैपिंग जो होगी वो इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि एक का 2p इन्वॉल्व है, एक का 4p इन्वॉल्व है। सो इसीलिए इसमें ये जो कंपाउंड है इसके अंदर डेफिशिएंसी बोरोन की दूर नहीं हुई। तो ये क्या है, बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी फिर भी रखता है, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी रिमूव नहीं हुई, इसलिए BBr3 है वो क्या है, बेटर लेविस एसिड है एज कंपेयर टू BF3। Now next is explain the action of CdCO3 on Na2S solution। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों की पहले रिएक्शन लिखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जब Na2S के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम सल्फाइड बनाएगा और सोडियम कार्बोनेट बनेगा। अब हम देखते हैं HSAB प्रिंसिपल लगाते हैं। कैडमियम क्या है, लार्ज साइज है, कैटायन है, सॉफ्ट एसिड हो गया। कार्बोनेट क्या है, स्मॉल साइज है, ये क्या है, हार्ड बेस। सोडियम क्या है, हार्ड एसिड। सल्फाइड सॉफ्ट बेस। अब हमने देखा था कैडमियम क्या है, सॉफ्ट एसिड। सल्फाइड सॉफ्ट बेस। सोडियम
हार्ड एसिड और कार्बोनेट हार्ड बेस। तो पहले हम देखेंगे कि हार्ड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन था, उससे बाद में क्या हुआ, सॉफ्ट सॉफ्ट बन गया और हार्ड हार्ड बन गया, स्टेबल कंपाउंड बन गया। तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन फिजिबल होगी और ये इस तरीके से प्रोसीड करेगी, यही इसका एक्शन है। क्लियर। तो इसको हम इतना लिख के और लास्ट में लिख देंगे HACB प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, हार्ड एसिड प्रेफर करेगी कंपाउंड बनाने के लिए हार्ड बेस के साथ में, जबकि सॉफ्ट एसिड कंपाउंड बनाना प्रेफर करेगी सॉफ्ट बेस के साथ में। तो इसीलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और ये इसका एक्सप्लेनेशन होगी। हाउ इज द पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ HACB प्रिंसिपल। सो HACB प्रिंसिपल अभी एक्सप्लेन किया है कि हार्ड एसिड है वो हार्ड बेस के साथ कंपाउंड बनाना प्रेफर करेगी, हार्ड एसिड है वो हार्ड बेस के साथ कंपाउंड बनाना प्रेफर करेंगे, सॉफ्ट एसिड है वो सॉफ्ट बेस के साथ कंपाउंड बनाना प्रेफर करेंगे। सो मेटल कैटलिस्ट की जो पॉइजनिंग है वो HACB के बेसिस के ऊपर हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सॉफ्ट मेटल जैसे कि पैलेडियम हो गया, प्लैटिनम होगा, वो कैटलिस्ट की तरह जनरली हमारे पास काम करते हैं और उनको हम पॉइजनिंग करते हैं किसके साथ में, CO के साथ में, ओलेफिन, जो ओलेफिन होते हैं मतलब एल्कीन के साथ में, फॉस्फोरस आर्सेनिक लिगेंड्स। तो जो ये है मेटल क्या है, सॉफ्ट है, और जिनके साथ जो लिगेंड्स हम लगा रहे हैं, कार्बोनिल हो गया, ओलेफिन्स हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक, ये भी क्या है, सॉफ्ट एसिड हो गए। तो यहाँ पे HACB प्रिंसिपल हुआ कि सॉफ्ट मेटल है तो वो सॉफ्ट लिगेंड के साथ इजीली बॉन्ड बनाना प्रेफर करेंगे। सो ये क्या करेंगे, इजीली एड्सॉर्ब हो जाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, लिगेंड्स है वो इजीली एड्सॉर्ब हो जाएंगे और जो एक्टिव साइट्स हैं, जो भी मेटल के पास में जो एक्टिव साइट्स हैं उनको ब्लॉक कर लेंगे। तो यही चीज़ है कि जब हम मेटल कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं तो पॉइजनिंग कैसे हम इन्हेंस करते हैं। अगर हमें पॉइजनिंग करानी है मेटल कैटलिस्ट की तो सॉफ्ट मेटल लेंगे तो उनके साथ में सॉफ्ट लिगेंड लेंगे जो पॉइजन होगा और उनका कंबाइन करेंगे तो वो इजीली मतलब क्या बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ HACB प्रिंसिपल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेशन विद हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ व्हाट एसिड। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, 2-3 बार आया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। इसमें ये है कि हार्डनेस और सॉफ्टनेस को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हार्डनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सॉफ्टनेस के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मुलिकन-ज़ैप्पे जो डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू A + B × डेल्टा। ठीक है, तो जो सॉफ्ट एटम होंगे, चाहे वो सॉफ्ट एसिड हो, सॉफ्ट बेस हो, उनका जो वैल्यू है B की वैल्यू वो क्या होगी, कम होगी, जबकि जो स्मॉल होंगे, हार्ड होंगे, उनकी B की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। तो B की वैल्यू ज़्यादा होगी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज़्यादा हार्डनेस होगी। नेक्स्ट है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सप्लेन हुए हैं, जो बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। तो इसके अंदर भी हमें बहुत कुछ नहीं लिख के आना, जितना मैंने प्रोवाइड किया है अगर आप इतना लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन है जी सॉल्ट के ऊपर, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है कि मेटल और जो ओलेफिन है, मेटल या एल्कीन है, उसका जो बॉन्ड है उसकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करो, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है जी सॉल्ट होता क्या। तीसरा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जी सॉल्ट के अंदर प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, या फिर जी सॉल्ट का IUPAC नेम क्या है। तो ये 4-5 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं जो इसी तरीके से जो मैंने अभी प्रोवाइड कर रखा है मटेरियल, यहीं से सेट होगा। जी सॉल्ट क्या होता है, प्लैटिनम के साथ में 3 तो क्लोरीन लगते हैं और एक बन जाता है इथीन, C2H4, ये कंपाउंड। ये स्ट्रक्चर क्या है, स्क्वायर प्लेनर है। सो इसकी हैबिटेशन होगी DsP2 और शेप क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। प्लैटिनम की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हो गया पोटेशियम +1, प्लैटिनम की निकालनी है, +3 × क्लोरीन हो गया -1, और एल्कीन के ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो क्या हो गया, +1 और -3, तो x - 2 = 0, तो x कितना हो गया, 2। तो यहाँ भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लैटिनम की वो कितनी है, +2। अब अगर इसका नेमिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, तो नेमिंग के लिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहले अगर यहाँ से शुरुआत इसकी नेमिंग करते तो सबसे पहले पोटेशियम की नेमिंग करते हैं, पोटेशियम, और उसके बाद जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसकी नेमिंग करेंगे। लेकिन अगर एनायन वाले पोर्शन की इसकी नेमिंग कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो भी लीगेंड है, लीगेंड का अल्फ़ाबेटिकली, तो पहले क्लोरीन आएगा, तो ट्राई क्लोरिडो, ये क्या है, इथाइलिन,
एनायन का पोर्शन है ये पूरा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है, तो आ गया प्लेटिनेट सेकंड आयन। अगर इसमें लिखना होता तो हम लिखते पोटेशियम, फिर थोड़ा स्पेस, ट्राइक्लोरिडो इथाइलिन प्लेटिनेट सेकंड, बस उसमें आयन नहीं लगाते, ये आयन लगाया है इसके इस पोर्शन के लिए। और अगर पूरा कंपाउंड दे रखा है, न्यूट्रल दे रखा है, तो हम सिंपल सिंपल लिखेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो क्या है, बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कैसे होगी, तो जो भी जी सोल्ट है, जो भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, उनमें हम क्या पढ़ते हैं, पहले लीगेंट है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा मेटल को, फिर मेटल बैक डोनेट करेगा किसको, लीगेंट को। सो यहाँ पे देखो मेटल के पास में क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, लीगेंट है, लीगेंट क्या है, एल्कीन। एल्कीन क्या करेंगे, अपने जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको डोनेट करेगी किसके साथ में, वो डोनेट करेंगे मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर। तो ये बन गया स्ट्रक्चर। सो यहाँ से बना ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। अब मैंने दूसरा क्या बताया था कि अब मेटल डोनेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लीगेंट है उसके हमने इस तरह सिग्मा बॉन्ड बनाना था तो हमने इस तरीके से शो किया। पाई बॉन्ड बनाना है तो पाई बॉन्ड हमेशा क्या होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, तो हमने इस तरीके से शो किया। ये हो गया हमारे पास लीगेंट, ये मेटल हो गया, इनकी ओवरलैपिंग कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। कब बनेगा, जब मेटल है वो डोनेट कर रहा है एल्कीन को, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग है। तो अगर बॉन्डिंग आती है तो तुम्हारे जो बाकी बुक्स हैं उनमें बहुत कुछ दिया हुआ है, तुम्हें क्या लिखना है, सिर्फ ये 2 फोटो बनानी है, एक ये फोटो और एक ये फोटो, बस सिर्फ इतना ही बनाना है। इसके अलावा कोई लाइन नहीं लिखनी, कुछ नहीं लिखना। ये जो इतनी फोटो है इसको बनाओगे तो चाहिए क्वेश्चन 10 नंबर में आ जाए, इसमें कोई भी 1 नंबर में नहीं काट सकता, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सफिशिएंट इतना ही लिख के आना है, पेपर में बहुत ज्यादा कथा नहीं लिखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आता है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है, कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, मेटल के साथ में जो CO के जो कंपाउंड्स बनते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स है, इनके अंदर बॉन्डिंग कैसे होगी। तो अगर जी सॉल्ट की बॉन्डिंग समझ में आ गई तो इनकी बॉन्डिंग में समझ में आ जाएगी। जी सॉल्ट में क्या था, मेटल के जो ऑर्बिटल थे और जो लीगेंट के ऑर्बिटल थे उनका पहले हमने ओवरलैप कराया। क्या किया, जो CO है वो मेटल को पहले बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो फर्स्ट स्टेप हो गई ये। सेकंड क्या थी, पाई बॉन्डिंग बनानी है, वो कब बनेगी, जब मेटल बैक डोनेट करेगा किसको, CO को। तो मेटल के जो पाई बॉन्ड बनाना है, सो इसीलिए हमने मेटल के जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल्स उनको ऐसे शो किया है। और ये कार्बोनिल CO हो गया, इसके ऑर्बिटल को शो किया, यहाँ से ये क्या हो गई, ओवरलैपिंग हो गई। क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, या तो जी सॉल्ट पूछा जाएगा या ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये इतनी फोटो बनानी है, साथ में जो 2 मैंने लिखे हैं, एक ये लाइन और एक ये लाइन, पहले पॉइंट के साथ में ये लिख देना है, दूसरे पॉइंट के साथ में ये लिख देना है और फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है ये शॉर्ट आंसर टाइप में, जो एक कंपलसरी क्वेश्चन होता है, वहाँ पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनका। विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है, तो ये तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा कि रोडियम के साथ में 1 क्लोरीन और 3 PPH3 क्या है, विल्किंसन कैटलिस्ट है। अगर एक्सिस ऑफ कॉपर हो जाए बॉडी में तो कौन सा डिजीज होता है, तो वो कौन सा होगा, विल्सन डिजीज। कौन सा पहला कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा आता है, NiCO4। ये हम बहुत बार पढ़ते हैं लेकिन बस हमें ये पता नहीं होता कि ये फर्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड क्या है, NiCO4। इसका नाम क्या है, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। नाउ एसिड लिगेंड्स क्या है, एसिड लिगेंड हो गया BF3, BH3, BCl3, BER3, इनके एग्जाम्पल हो गए। एक है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का क्या मतलब है, सिम्बायोसिस का क्या मतलब है कि जो सॉफ्ट लिगेंड है, तो जो पॉइजनिंग कराया था, पॉइजनिंग में मैंने क्या बोला था कि मेटल आयन सॉफ्ट हो, लिगेंड भी सॉफ्ट हो। तो सॉफ्ट क्या होती है, उनकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है कंबाइन करने की। तो सिम्बायोसिस में देखो यही चीज़ है कि टेंडेंसी ऑफ सॉफ्ट लिगेंड टू कंबाइन विद मेटल आयन ऑलरेडी हैविंग सॉफ्ट लिगेंड्स। मेटल आयन जिनके पास में सॉफ्ट लिगेंड है उनके साथ में ही जो नए सॉफ्ट लिगेंड है वो कंबाइन करने की टेंडेंसी रखते हैं। सेम ऐसे ही जो हार्ड लिगेंड कंबाइन करेंगे किसके साथ में, मेटल आयन जिनके पास में ऑलरेडी हार्ड लिगेंड्स होंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, सिम्बायोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली डेफिनेशन 2-3 बार पूछी गई है ना। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनो का मतलब तुम समझ लो कार्बन, मेटेलिक मतलब मेटल। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कम से कम एक मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड हो, उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे FeC5H5 2 फेरोसिन जो कंपाउंड होता है।
नेक्स्ट है आईपीएससी नेम। ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, आईपीएससी नेम हर बार पूछा जाता है, तो आईपीएससी नेम का आपको प्रैक्टिस करने हैं। ये प्रीवियस ईयर में जितने भी आईपीएससी नेम है उनके एग्जाम्पल हैं। तो फर्स्ट जो है C6H6 मोलिब्डेनम और CO3, तो ये क्या है, बेंजीन, और ये क्या है, कार्बोनिल। तो बी पहले आता है या सी पहले आता है? बी पहले आता है, तो इसलिए हम लिखेंगे बेंजीन। तो ईटा 6 मतलब बेंजीन के अंदर क्या है, 6 कार्बन है। 6 कार्बन के बीच में रिंग होती है ना, तो यहाँ से डोनेशन होता है, तो रिंग कितने के बीच में, 6 के 6 से कनेक्टेड है, तो हमने लिख दिया ईटा 6। तो ईटा 6 बेंजीन, ट्राई कार्बोनिल, मोलिब्डेनम और ऑक्सीडेशन स्टेट 0। नेक्स्ट है FeC5H5 ट्वाइस। तो यहाँ से ये जो कंपाउंड, इसके नेम के अंदर ही ऑलरेडी ये क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, तो इसके नेम के अंदर ही डाई वर्ड यूज हुआ है, इसलिए हम बाहर लगाएंगे बिस। 2 के लिए हम डाई यूज नहीं करेंगे, बिस यूज करेंगे। तो बिस ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन। नेक्स्ट CH3SnH2Cl2, ये है मिथाइल, ये है हाइड्राइड, ये है क्लोराइड। तो क्या आएगा, क्लोरिडो, हाइड्रोजन कितनी है 2, तो ये लिखेंगे डाईहाइड्रिडो मिथाइल, फिर टिन, और ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 4। सेम ऐसे आईपीएससी नेम है Fe3CO12, क्या है, 12 के लिए वर्ड यूज करते हैं डूडेक। सो डूडेका कार्बोनिल ट्राई आयरन 0। निकल के साथ में पाई C5H5 सेम है जैसे हमने सेकंड पढ़ा था, तो यहाँ 20 ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल निकल। नेक्स्ट है प्लेटिनम के साथ में क्लोरीन और उसके साथ C2H4 नेगेटिव। सो ट्राई क्लोरो ईटा 2 इथाइलिन प्लेटिनेट सेकंड, ये क्या है, इसका आईपीएससी नेम है। नेक्स्ट इज आईपीएससी नेम Fe3CO12, यहाँ पे इसका नाम होगा डूडेका कार्बोनिल ट्राई आयरन। सेम ऐसे ही ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, ये जी सॉल्ट का आईपीएससी नेम है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट इज REH पाई C5H5, तो पाई C5H5 है मतलब ये ईटा 5 है। सो बिस ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल, हाइड्रिडो फॉर हाइड्रोजन और रीनियम। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ये हो गया ईटा 3 अलाइल ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट। ना फॉर्मूला भी बनाना आता है पेपर में, तो ये 2 नेम दे रखे हैं, इससे हमें फॉर्मूला डिजाइन करना है। ईटा 3 अलाइल, तो अलाइल हो गया इस तरीके से ये कंपाउंड, ये हो गया ईटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ट्राई कार्बोनिल CO3 और CO, ट्राई कार्बोनिल ईटा 5, तो ये इसका हो गया फॉर्मूला। नेक्स्ट है EAN रूल। तो जैसे हम ये बोलते हैं ना कि कोई भी कंपाउंड है वो अपने, कोई भी एटम है या एलिमेंट है वो अपने पास में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, किस लिए, ताकि वो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सके, ठीक है। तो सेम ऐसे जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि EAN रूल फॉलो होता है। जो भी कॉम्प्लेक्स है वो जो स्टेबल, जो नियरेस्ट जो नोबल गैस है ना, उसका जो एटॉमिक नंबर है उसको एक्वायर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो EAN नंबर निकालते कैसे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन है, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द मेटल पे कितने इलेक्ट्रॉन है किसी कॉम्प्लेक्स में, लीगेंड्स ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, उन सब का टोटल करके जो नंबर आता है दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जैसे मैग्नीज का कितना है, मैग्नीज का 25 एटॉमिक नंबर है, एक लीगेंड है वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा, तो 5 लीगेंड है, 5 × 2, एक नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए +1, तो ये हो गया 36 नोबल गैस का नंबर है, क्लियर। तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट है मेटलेशन रिएक्शन, ये भी क्वेश्चन है जो आया हुआ है, इस क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेशन है। तो मेटलेशन रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन बिटवीन RLi एंड R' टू गिव R' मतलब जो R हैं दोनों के वो एक्सचेंज हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया मेटलेशन कॉम्प्लेक्स। सो ये क्या हो गया RH, इसको हम लिख सकते हैं C6H5H, ये हो गया R और H, ये क्या है RLi, R', इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या आएगा C6H5 इसका और Li इसका, ये दोनों कंबाइन करेंगे और यहाँ से क्या बन जाएगा ये C4H10, तो ये है मेटलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है इनका EA, जो कंपाउंड्स हैं इनका EAN रूल के अकॉर्डिंग इनका EAN नंबर कैलकुलेट करना है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर हो गया 24, कितने लिगेंड हैं 6, एक लिगेंड का कंट्रीब्यूशन 2, तो ये टोटल कितना हो गया 36। सिमिलरली कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं सॉरी, एटॉमिक नंबर 27, यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर। ना पाई C2H5, ये क्या है, लीगेंड है एक,
ठीक है, पाई का मतलब 2, यहाँ से मतलब एक लिगेंड है, तुम ये समझो कि एक लिगेंड है, कितने लिगेंड है, 2 लिगेंड है, तो ये 2 हो गए। और ये क्या कंपाउंड क्या है, ये C5H5 होगा ये, ठीक है। तो ये क्या है, ईटा 5 है, तो इसीलिए हमने क्या किया 5, तो यहाँ से ये आ गया 37 इलेक्ट्रॉन। नाउ ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ये जितनी भी रिएक्शंस इस वीडियो में मेंशन की गई हैं वो सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी रिएक्शंस को लर्न करना है। मोलिब्डेनम को CO6 के साथ कंबाइन करेंगे इन pyridine की प्रेजेंस में, तो यहाँ से कंपाउंड बनेगा, pyridine हो जाएंगे। देखो ये 6 था, इसको 3 कर लो, तो 3 कार्बोनिल हो गए और 3 क्या लग गए, pyridine। सेम ऐसे CO2CO8 PH ये कंपाउंड है, यहाँ पे 8 है, 2 हटा दो, कितना हो गया 6, और उन 6 की जगह 1 आ गया, मतलब जो 2 हटाए थे उसकी जगह ही पूरा कंपाउंड आ गया। नेक्स्ट है FeCO5NaOH, तो यहाँ से 1 कार्बोनिल हटाया, कितना हो गया, CO हो गया 4 Fe के साथ में, ठीक है, और यहाँ से ये हो गया Na2। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ हैप्टेसिटी। तो हैप्टेसिटी में जैसे हमने पढ़ा है कि इसके बेसिस के ऊपर हम क्या देखेंगे, देखो जो एक बॉन्ड बनाता है सिंगल डोनेशन साइट एक जो होगी उसे कार्बन कार्बन बॉन्डेड लिगेंड हो गया, 2 कार्बन बॉन्डेड जैसे डाईहेप्टो हो गया, जैसे इथाइलिन हो गया, 3 कार्बन बॉन्डेड हो गए जैसे अलाइल हो गए, 4 कार्बन टेट्राहेप्टो जैसे डाइन्स हो गई, इस तरीके से, ठीक है। 5 में साइक्लोपेंटाडाइनाइल पेंटाहेप्टो, 6 में हेप्टाहेप्टो लिगेंड, 6 में हेक्साहेप्टो और 7 में हेप्टाहेप्टो, 8 में ऑक्टाहेप्टो। तो जो लिगेंड्स हैं कि लिगेंड्स के अंदर किस तरीके के लिगेंड्स है, 2 कार्बन बॉन्डेड है, 3 कार्बन बॉन्डेड है, उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन की गई है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ हैप्टेसिटी। नेक्स्ट है फैक्टर्स विच इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल एल्काइल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सो मेटल और एल्काइल जो कंपाउंड उनके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स है जो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। एक है कि जिनमें बीटा एलिमिनेशन नहीं होता है, जैसे मेटल के साथ में CH3 है, तो ये एक ही कार्बन है, तो ये हो गया अल्फा, ये क्या है अल्फा कार्बन, और ये हो गया बीटा कार्बन, तो बीटा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा ग्रुप लगा होना चाहिए एल्काइल वाले पोर्शन पे जहाँ पे बीटा हाइड्रोजन नहीं होगी। तो बीटा हाइड्रोजन नहीं होगी तो कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर बीटा हाइड्रोजन होगी तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन निकल के एल्कीन की फॉर्मेशन करेगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। दूसरा, जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करेगा स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। कीलेशन, एक है जैसे अगर अमोनिया के साथ में कंपाउंड बनाए और एक है इथाइलिन डायमीन के साथ कंपाउंड बनाए, तो जहाँ पे कीलेशन का फैक्टर आएगा, रिंग फॉर्मेशन होगी, वो ज़्यादा स्टेबल होंगी। नेक्स्ट है डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन। कार्बन के ऊपर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड। तो ये बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स उनकी से प्रिपरेशन होगी, रिएक्शन हो गई कुछ, या उनकी एप्लीकेशन दे दो, तो इनमें से आपको एक एक दो रिएक्शन एप्लीकेशन याद रखनी है। फर्स्ट है ऑर्गेनो एल्यूमिनियम में हम क्या देखेंगे कि रिड्यूसिंग या एल्काइलेटिंग एजेंट की तरह यूज़ करेंगे। जिगलर नाटा कैटलिस्ट में भी एल्यूमिनियम कंपाउंड का यूज़ करते हैं। एक जो कॉमन है जो सब में लिखनी है, अगर किसी की प्रिपरेशन नहीं मालूम तो हम लिख सकते हैं, किसी की एप्लीकेशन नहीं मालूम तो लिख देंगे कि प्रिपरेशन ऑफ अदर यूजफुल कंपाउंड, किसी दूसरे कंपाउंड की प्रिपरेशन के लिए भी इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनोलिथियम। ऑर्गेनोलिथियम कहाँ होंगे, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए, पॉलीमराइजेशन के अंदर यूज़ होगा कैटलिस्ट की तरह, एल्काइलेटिंग या अराइलेटिंग एजेंट्स, और उसके साथ हम एक जो मोस्ट कॉमन है वो क्या है कि और जो अदर हैं जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन ऐसे कैसे आई हुई है, तो एल्यूमिनियम की Hgr2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो एल्यूमिनियम के साथ R ग्रुप लग जाएगा और मर्क्यूरी यहाँ से निकल जाएगी। एक कंपाउंड है ऐसे एल्यूमिनियम CH3, एल्यूमिनियम 2 और CH3 इसका स्ट्रक्चर पूछा गया है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। तो इसको हम लर्न करने के लिए देखो इसको ऐसे बनाना है, 2 एल्यूमिनियम, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे एक CH3, यहाँ एक CH3, यहाँ एक CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, इसको इस तरीके से बनाएंगे। अब जो ये CH3 है देखने में लग रहा है कि इसके 4-5 बॉन्ड हैं, लेकिन ये जो बॉन्ड है वो पूरे बॉन्ड नहीं है, ठीक है, कंप्लीट बॉन्ड जो नहीं होते, डेफिशिएंसी होती है यहाँ पे। तो हमें ये जो इसकी हैबिटेशन है sp3 और एल्यूमिनियम की हैबिटेशन भी है sp3। जो कॉर्नर वाले बॉन्ड्स हैं उनको बोलते हैं टर्मिनल बॉन्ड, और ये बीच वाला जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं ब्रिजिंग बॉन्ड।
नेक्स्ट है हैप्टासिटी। हैप्टासिटी का क्या मतलब, जैसे ईटा 2, ईटा 3, ईटा 5, उसका मतलब है कि कितने कार्बन एटम है जो बॉन्ड हो रखे हैं। तो हैप्टासिटी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच आर बॉन्डेड विद द सेंट्रल मेटल एटम। जैसे हैप्टासिटी 5 है तो मतलब 5 के 5 कार्बन एटम है वो आयरन के साथ में कंपाउंड बना रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। प्रिपरेशन ऑफ RLI, लिथियम के ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की प्रिपरेशन करनी है। तो क्या करेंगे, लिथियम को हम एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, जो एल्काइल पोर्शन है वो लिथियम के साथ लग जाएगा और LiBr का रिलीज हो जाएगा। तो ऐसे ही 2 प्रिपरेशन है, इन दोनों प्रिपरेशन को आपको लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इनकी प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ पूछें तो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल होंगे, वोलेटाइल लिक्विड्स है, ठीक है, सॉरी ये जो प्रॉपर्टीज बॉन्डिंग है ये एल्काइल और ये मरकरी के जो कंपाउंड है उनकी है। तो प्रिपरेशन ऑर्गेनो लिथियम में क्या आता है, या तो प्रिपरेशन आएगी या फिर उनकी प्रॉपर्टीज आएंगी, एप्लीकेशन आएंगी जो पीछे आ चुकी हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में, और हेलोजन्स की प्रेजेंस में ऐसे इस तरीके से डिकम्पोज कर जाएंगे। तो इसके साथ भी हेलोजन लग जाएगा और इसके साथ भी हेलोजन लग जाएगा। अब अगर कंपाउंड बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये कंपाउंड की सिंथेसिस करनी है। तो जैसे हम पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, मरकरी की ग्राउंड स्टेट बनाई, ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट होगी, 2 R ग्रुप है, 2 मिथाइल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने अनपेयर कर दिया, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। तो ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि जो ऑर्गेनो मरकरी हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन उनकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करो। तो हमें सिर्फ ये फोटो बनानी है बस, और बाकी कुछ नहीं लिखना है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ टिन के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं उनकी प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में हमें सिंपल ये दोनों प्रिपरेशन मैंने इसलिए लिखी हैं, ये दोनों प्रिपरेशन ही याद करनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये ऐसे प्रिपरेशन के तरीके से भी पूछ सकते हैं और दोनों रिएक्शन में रिएक्टेंट देके और एरो लगा के आगे छोड़ भी सकते हैं कि इसको कंप्लीट कर दो, ठीक है। कलरलेस होते हैं, मोनोमरिक होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, ये सब इनकी प्रॉपर्टीज़ है। रिएक्शंस, तो रिएक्शंस में कोई एक रिएक्शन लर्न कर लो, ये रिएक्शन लर्न कर लो, चाहे ये रिएक्शन लर्न कर लो, जो रिएक्शन सही लगे। ये वाली हाइड्रोस्टैनेशन याद करनी ईजी है क्योंकि यहाँ पे इस बॉन्ड की जगह क्या कर दो, A और B को इंसर्ट कर दो बस। अगर LiF को CSF के साथ रिएक्शन कराएंगी तो एज इट इज़ है, ये कोई रिएक्शन नहीं है, इसको आप हटा सकते हो। कॉपर क्लोराइड की रिएक्शन करानी है हमने Ki के साथ में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉपर के साथ आयोडीन लग जाएगा और पोटेशियम के साथ क्लोरीन लग जाएगा। एक्सचेंज डिस्प्लेसमेंट, ये इधर चला गया और ये इसके साथ आ गया। यहाँ पे इसमें भी क्या होगा, ये इसका ही रिएक्शन क्लोरीन के साथ हो जाएगी और ये इसके साथ लग जाएगा। तो ये इसके प्रोडक्ट हो गए। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऑर्गेनोलिथियम हो गया RLi और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया RMgX। तो रीज़न क्या है कि जो ये बॉन्ड है इसमें क्या है, कार्बन और लिथियम का जो बॉन्ड है वो ज़्यादा पोलर है कार्बन और मैग्नीशियम के बॉन्ड से, ठीक है। और दूसरा है कि एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन से हम बता सकते हैं कि ये ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है। अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन अगर हमने लिथियम के साथ में की, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये रिएक्शन इजीली यहाँ से हो सकती है। ये क्या करेगा, यहाँ पे ये कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये वो इलेक्ट्रॉन थे, ये जो कंपाउंड है इसकी फॉर्मेशन हुई यहाँ पे, उसके बाद क्या होगा, फिर से एरोमेटिसिटी को गेन कर लिया। लेकिन ये रिएक्शन है वो RMgBr नहीं देता। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि लिथियम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उसको एक रिएक्शन से प्रूव करो। तो उसके लिए आपको ये रिएक्शन लर्न करनी पड़ेगी। प्रिपरेशन ऑफ R2SnCl, ये मैंने प्रिपरेशन में ही बताई थी और ये रिएक्शन ऐसे भी पूछी जाती है। तो इसमें X लिखा होगा Cl की जगह, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो कंपाउंड है वो X की फॉर्म में बन जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन ऐसे भी पूछी जाती है कि ये दोनों रिएक्टेंट दे दी और एरो लगा दी, तो ये रिएक्शन लर्न करनी है। नेक्स्ट है सिलिकॉन्स और फॉस्फाजीन्स। सिलिकॉन्स और फॉस्फाजीन्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जैसे पेपर में जो भी सेक्शन आते हैं, सेक्शन ABCD, तो एक सेक्शन के अंदर इसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो इसमें सबसे पहले है कि फॉस्फाजीन्स क्या होते हैं। तो फॉस्फाजीन वैसे क्या होते हैं कि PnR2 थ्राइस, ये हो गया फॉस्फाजीन, क्लियर। अब इसके अंदर हम फॉस्फाजीन में एक ये भी पढ़ लेते हैं, ये इसका डेरिवेटिव है फॉस्फाजीन का। तो हम क्या देखते हैं इसमें, P के साथ में 2 क्लोरीन और ये कंपाउंड लीनियर। लेकिन अगर इन्हीं को हमें साइक्लिक फॉर्म में बनाना है तो साइक्लिक फॉर्म में हम कैसे बनाएंगे, देखो जो Cl लग गया, इसमें लग गया R, ये तो हो गया लीनियर।
लेकिन अगर साइक्लिक फॉर्म में बनाना है तो देखो पहले लगाया, जैसे बेंजीन बनाते हैं ना, तो हम पहले क्या बनाते हैं, 6 मेंबर रिंग बनाएंगे, PN 6 बनाया, सबके साथ में फॉस्फोरस के साथ क्लोरीन लगा दिया और बॉन्ड बना दिया यहाँ पे। तो बेंजीन में हम इस तरीके से जो रिंग बनाते हैं, यहाँ पे वो रिंग नहीं बनानी है। नाइट्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर, जो लोन पेयर है, वो डोनेट करेगा किसको, फॉस्फोरस के d ऑर्बिटल में। तो नाइट्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के d ऑर्बिटल में करेगा, तो नाइट्रोजन का हो गया p ऑर्बिटल, फॉस्फोरस का हो गया d ऑर्बिटल। इसलिए यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है p/d। क्वेश्चन यही आता है इसके अंदर कि जो फॉस्फोजीन्स हैं उसमें बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करो। तो हम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले, उसके बाद हम लिखेंगे कि जो नाइट्रोजन, ये जो बात मैंने लिखी है कि नाइट्रोजन जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो फॉस्फोरस के d ऑर्बिटल में डोनेट करेगा। सो यहाँ से जो बॉन्ड बनेगा, जो पाई बॉन्ड बनेगा, दैट विल बी d/p बॉन्डिंग। ठीक है, अब चाहे इसमें R लगा लो, अगर R की जगह क्लोरीन लगाएंगे तो PnCl2 का जो N है ये पॉलीमर बन जाएगा। नेक्स्ट है फॉस्फोजिन के अंदर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, तो वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है फॉस्फोरस, दैट इज +5। प्रिपरेशन, ये जो रिएक्शंस हैं भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो इस तरीके से पूछी जाती है। या तो प्रिपरेशन की फॉर्म में इनको याद करो, PCl5 की रिएक्शन जब अमोनियम क्लोराइड के साथ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, PnCl2 थ्राइस। PCl5 को अमोनिया के साथ करेंगे PnCl2 थ्राइस। एक ये रिएक्शन है जो इम्पॉर्टेंट है, S4N4। तो ये देखो, ये आपको ऐसे लर्न करनी है, ये रिएक्शंस आई हुई हैं। PCl5 की रिएक्शन NH4Cl के साथ में। अब जैसे क्वेश्चन है, कुछ नहीं दे रखा ना, तो हमने ये प्रिपरेशन पढ़ी हुई है, हम इसके अकॉर्डिंग सीधा आंसर लिख देंगे। 3 भी बन सकती हैं, 4 भी बन सकती हैं, तो हमें जितना हमने ये रिएक्शन पढ़ी, हम इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आंसर लिख देंगे। अगर इसकी रिएक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी बहुत बार पूछी गई है, इसकी रिएक्शन कराएंगे इसके साथ में, तो क्लोरीन की जगह लग जाएगा फ्लोरीन। SiHCl की रिएक्शन बेंजीन के साथ कराएंगे, तो बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटा दो, H यहाँ से निकल गया और एक ये H निकल गया, तो ये C6H5 SiCl3। IUPAC नेम, इनका IUPAC नेम क्या होगा, डाइसिलेन हेक्सोल। ठीक है, डाइसिलेन 2 सिलिकेन है और हेक्सोल मतलब 6 OH है, तो हेक्सोल हो गया। यहाँ पे ये क्या है, पॉलीमर है, तो इसका आगे लग गया पोली, उसके बाद क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल है। फिनाइल ग्रुप है C6H5, फिनाइल सिलोक्सेन। ये कंपाउंड है, इसका क्या लिखेंगे, हेक्सामिथाइल डाइसिलोक्सेन। अब एक क्वेश्चन आया है कि पॉलीफॉस्फाजिन आइसोइलेक्ट्रॉनिक है किससे, पॉलीसिलोक्सेन। तो ये हो गया पॉलीसिलोक्सेन और ये हो गया पॉलीफॉस्फाजिन। इलेक्ट्रॉन काउंट करो, फॉस्फोरस के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। नाइट्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो कितने हो गए टोटल, 10। सिलिकॉन के बाहर आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। ऑक्सीजन के कितने हो गए, 6, टोटल हो गए 10। तो ये दोनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। RTV इलास्टोमर है, उनको कहाँ यूज करेंगे, इनको यूज करते हैं हम कुकिंग, बेकिंग या फूड स्टोरेज जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाने में, और एरोस्पेस वायरिंग के अंदर भी हम इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट है सिलिकॉन के जो इलास्टोमर है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि जैसे यूजेज जो हो गए, तो जो कॉमन यूजेज जो आपको याद रह सकते हैं वो यूजेज याद रखने हैं। सिलिकॉन इलास्टोमर है, मतलब एक पॉलीमर है। पॉलीमर कहाँ यूज हो गया, कुकिंग, बेकिंग, फूड स्टोरेज के अंदर हो गया, मेडिकल डिवाइसेस में हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया, ट्यूब्स वगैरह बनाने में यूज कर सकते हैं। सिलिकॉन इलास्टोमर होते क्या है, सिलिकॉन इलास्टोमर क्या है, इलास्टोमर है जो किससे बने हुए हैं, सिलिकॉन और कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और सिलिकॉन से जो बने हैं वो क्या, सिलिकॉन इलास्टोमर। ये रबर की तरह से होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं। जो स्टेबल है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर भी क्या होंगे, मतलब टेम्परेचर रेजिस्टेंस है। अनस्टेबल का मतलब है कि टेम्परेचर दिया और वो ब्रेक हो गया, तो स्टेबल है वो क्या, टेम्परेचर रेजिस्टेंस है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन पर। ये 3 टाइप्स के हैं, इनको बोलते हैं RTV, रूम टेम्परेचर वल्कनाइजेशन इलास्टोमर, लिक्विड रबर, और हाई टेम्परेचर वल्कनाइजेशन इलास्टोमर। तो 3 टाइप है, आप मेंशन भी कर सकते हो। अगर इस क्वेश्चन को यहाँ पे 3 टाइप को स्किप भी करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पेपर में सफिशिएंट चॉइसेस मिलती हैं, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट है सिलिकॉन्स क्या होते हैं। तो सिलिकॉन्स क्या है, पॉलीमर है जिनमें R2SiO यूनिट बार बार रिपीट होती है, उसमें इस तरीके की लिंकेज होती है, SiO। जनरल फॉर्मूला हो गया ये। अब इससे एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि क्रॉस लिंक सिलिकॉन क्या हो गया। तो इसमें सिलिकॉन है, 4 बॉन्ड बनाते हैं, 3 जगह क्लोरीन लगाओ, 1 जगह लगा दो R ग्रुप। जहाँ पे 3 क्लोरीन थी वहाँ 3 OH लग गए। अब देखो इनको कंबाइन करना है, n नंबर ऑफ यूनिट्स कंबाइन करेंगे, तो ये क्या
सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन हो गई, तीनों हो गई। इस तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आर ग्रुप। तो इससे हम इसको क्या बनाएंगे, इसका पॉलीमर बना लेंगे। सिलिकॉन्स की क्या प्रॉपर्टीज है, अभी बताया था, क्या बताया था कि ये क्या है, पॉलीमर है और ये रेजिस्टेंस है। इनकी ऑक्सीडेशन नहीं होती है, बहुत कम होती ऑक्सीडेशन होती है। ये एक तरीके से ना, जैसे कि वायर हो गया, वायर के ऊपर जो रबड़ की जो कोटिंग होती है इंसुलेशन के लिए, उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं। हीट की तरफ भी स्टेबल होते हैं, इनर्ट होते हैं, इनर्ट होते हैं, हीट की तरफ भी स्टेबल होते हैं, ऑक्सीडेशन भी नहीं होता इनका, जो इजीली नहीं होता, और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी है। यूज़ कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, ऑयल है तो सिलिकॉन ऑयल को हम लिख सकते हैं कि हम लुब्रिकेंट की तरह यूज़ करेंगे। जैसे मशीन में तेल डालते हैं ना, सेम ऐसे ही, तो इस तरह इनको लुब्रिकेंट की तरह यूज़ करेंगे। क्लियर। और ग्रीस की तरह भी यूज़ करेंगे। उसके अलावा इनको इंसुलेशन की तरह यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर। नेक्स्ट है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो टॉपिक है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या क्या है। सबसे पहले है ये वन वर्ड में, विटामिन B12 में कौन सा मेटल होता है, कोबाल्ट। हीमोग्लोबिन में होता है आयरन, क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +2। ठीक है। सी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जबकि ये बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि सिलिकॉन का कहीं कुछ समझ नहीं आता तो चार्ज मतलब साइज का जो आप दे सकते हो, सिलिकॉन का बड़ा साइज है तो वह क्या है कि साइडवाइज जो ओवरलैपिंग होती है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनता है, तो वो जो ओवरलैपिंग है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती क्योंकि बड़े साइज की वजह से। तो इसीलिए जो लार्ज साइज होने की वजह से ओवरलैपिंग और इफेक्टिव नहीं होती, इसलिए सिलिकॉन का जो डबल बॉन्ड है वो कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजिनेज। क्या होता है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑफ 2 प्रोटीन। एक है आयरन का प्रोटीन, एक है मोलिब्डेनम आयरन का प्रोटीन, जो एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो नाइट्रोजिनेज का अगर आता है तो हम लिख सकते हैं मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन और आयरन प्रोटीन, जो एक दूसरे के मतलब जो इक्विलिब्रियम में रहते हैं, और इक्विलिब्रियम में क्या है वो, इन दोनों को मिला के बनता है नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, एक दूसरे के डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। नेक्स्ट है Fe2+ आयन, जो नॉर्मली अगर बाहर अगर Fe2+ आयन रखा है वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन हीमोग्लोबिन में नहीं होता। उसका रीजन क्या है, बाहर फ्री फॉर्म में इजीली एयर के प्रेजेंस में आएगा और ऑक्सीडेशन हो जाएगा, लेकिन हीमोग्लोबिन वो फ्री फॉर्म में नहीं है, वो फ्री स्टेट में नहीं है, वो कंबाइंड फॉर्म में है। वो हीमोग्लोबिन में किसी प्रोटीन चेन के साथ अटैच है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन इजीली पॉसिबल नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जब भी बुक्स में तुम देखोगे तो बुक्स में 4-4, 5-5 पेज का इसका आंसर लिखा हुआ है, लेकिन तुम्हें अगर पेपर में आता है तो सिर्फ इतना लिखना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या है, N2 के अंदर क्या है, N=N। तो ये जो नाइट्रोजन है वैसे ये इनर्ट होती है, जल्दी से रिएक्ट नहीं करती, इसलिए चिप्स के पैकेट में हम नाइट्रोजन डालते हैं क्योंकि वो इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है। क्लियर। तो अब क्या है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है कि जो भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो हम ऐसे यूज कर नहीं सकते, तो उनको यूज करने के लिए हम उस नाइट्रोजन को यूजफुल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे, या तो नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे या अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल कंपाउंड्स, जैसे अमोनिया हो गया, वो क्या होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। छोटी क्लासेस में हमने ये पढ़ा था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन लेगिमिनस जो रूट नोड्यूल्स के अंदर जो नाइट्रोजोबैक्टर इस तरह के जो ये बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, ये राइजोबियम वगैरह नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। क्लियर। अब इसकी पहले रिएक्शन लर्न करते हैं फिर करेंगे इसको याद। डेफिनेशन में क्या था, N2 से क्या बनाना है, अमोनिया, तो N2 से बन गया अमोनिया। क्लियर, 2 तो हो गए ऐसे याद। N2 से अमोनिया बनाएंगे तो एनर्जी भी चाहिए होगी। अब बॉडी के अंदर एनर्जी या एटमॉस्फेयर में एनर्जी कहाँ से होती है, ATP की फॉर्म में। ट्राइफॉस्फेट है, ATP खुद एनर्जी के तरीके से यूज करेंगे तो वो खुद पूरा यूज नहीं होती, वो खुद ADP में कन्वर्ट हो जाती है। 3 फॉस्फेट थे तो 2 में कन्वर्ट हो गए, डाई, और 1 फॉस्फेट निकल गया। 1 फॉस्फेट को ऐसे लिख लो। क्लियर हो गई रिएक्शन। अब इसके क्या करें, हाइड्रोजन बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो रिएक्शन थी N2 था, N2 से बन गया अमोनिया। ठीक है, ATP से बन गई ADP। हमने 16 ATP ली है तो 16 ही ADP बन गई और 16 फॉस्फेट बन गई। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 नाइट्रोजन लगा दी। हाइड्रोजन कितनी होगी यहाँ पे,
यहाँ से। तो जो N2 से जो अमोनिया बना इसके अंदर, अब देखो H+ लगाएंगे तो उस तरफ हाइड्रोजन भी लगानी है, तो एक H2 लगा दो और बाकी जितनी H2 बच गई, 6 H2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 8 H2 कर दिया और जितने हाइड्रोजन लगाए उतने ही इलेक्ट्रॉन लगा दिए। तो ये एक रिएक्शन, इसको इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। अब इस रिएक्शन को प्रेजेंट करना है पिक्टोरियल फॉर्म में। कैसे? रिड्यूस्ड फेरोसिन जो है उससे कन्वर्जन होगा किसमें? नाइट्रोजनेस रिडक्टेज। ये वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे। तो रिड्यूस्ड फेरिडोक्सिन है वो नाइट्रोजनेस रिडक्टेज में कन्वर्ट होगा। कन्वर्जन होगा, एनर्जी यूज होगी। एनर्जी यूज होगी तो मतलब एटीपी शुरू में यूज किया 16, वो उसमें से एडीपी और 16 फॉस्फेट निकल गए। इसका यही मतलब है कि इतनी एटीपी आई थी, एंट्री की थी 16 ने और एग्जिट किया 16 एडीपी ने। ठीक है, अब जो ये बना है ये फर्दर जाएगा किसमें? नाइट्रोजनेस जो है क्लस्टर जो है उनके अंदर जाएगा और वहां पे क्या होगा? एटीपी एडीपी, ये जो रिएक्शन थी इसमें एटीपी एडीपी वाला सॉल्यूशन तो यहाँ से हो गया। अब सॉल्यूशन किसका करना है? N2 से अमोनिया, तो N2 से अमोनिया यहाँ पे N2 निकल गया और अमोनिया निकल गया। क्लियर? तो जो ये रिएक्शन थी इसी रिएक्शन को थोड़ा तरीके से यहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ के नहीं जाना है। नेक्स्ट है जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, विदाउट विच द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट पॉसिबल। ऐसे CH और N। अब है बायोलॉजिकल रोल ऑफ जिंक। ये क्वेश्चन ऐसे एक एक नंबर में पूछा गया कि बायोलॉजिकल रोल बताना है किसका? जिंक का बताना है, कॉपर का बताना है। तो जिसका जितना याद हो जाए, जो कॉमनली तुम रिलेट करके याद कर सको। जिंक है नॉर्मल बॉडी की ग्रोथ के लिए यूज़ करेंगे। जिंक है, अच्छा इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी का कुछ नहीं पता लिख देंगे कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है किसका? एंजाइम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये कॉमन है सबका। ठीक है, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेरियस एंजाइम्स। जिंक है वो विटामिन ए की जो लेवल है बॉडी में, उसको ब्लड में उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। कॉपर कहाँ प्रेजेंट होता है? अच्छा कैल्शियम कहाँ प्रेजेंट होता है? बोन्स में, तो कॉपर भी कहाँ है? बोन्स की फॉर्मेशन में कॉपर का भी रोल होता है। मेलेनिन क्या होता है? स्किन का जो कलर होता है उसकी सिंथेसिस के लिए भी होता है, वेरियस एंजाइम्स के लिए। अच्छा मैग्नीज क्या है? अगर सॉइल है, सॉइल के अंदर मैग्नीज की अगर कमी हो जाए तो क्या करता है? प्लांट की ग्रोथ के लिए। ये रोल जो पूछे ना वो बायोलॉजिकल रोल है। तो बायोलॉजिकल रोल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बॉडी में ही, एटमॉस्फेयर में भी किसी का रोल अगर मालूम है तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नीज का हम एक तो लिखेंगे वेरियस एंजाइम्स के अंदर हो गया। दूसरा, अगर सॉइल के अंदर जो मिट्टी है, मिट्टी में अगर मैग्नीज के अमाउंट कम होता है, डेफिशिएंसी होती है, तो प्लांट की ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। मैग्नीशियम कहाँ होता है? टीथ के अंदर और बोन्स के अंदर। और मैग्नीशियम दूसरा कहाँ होता है? क्लोरोफिल के अंदर भी मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है तो हमें क्या चाहिए? मैग्नीशियम चाहिए। कैल्शियम कहाँ प्रेजेंट होता है? बोन्स में और टीथ में। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग को क्या करता है? जो खून होता है उसको रोकने को इनिशिएट करता है कैल्शियम, तो मतलब बॉडी में होना चाहिए। हार्मोनल जो एक्शन है उसमें मैसेंजर की तरह काम करता है। आयरन कहाँ प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट चलता है उसके लिए भी क्या है? आयरन हेल्पफुल है। इम्यून सिस्टम के लिए जो वर्क है, प्रॉपर वर्किंग के लिए भी क्या होता है? आयरन की जरूरत होती है। क्रोमियम ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है उसको यूज करेगा। क्रोमियम और जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज का जो लेवल है, इंसुलिन और जो क्रोमियम है वो ग्लूकोज का जो लेवल है बॉडी के अंदर उसको मेंटेन करता है। नेक्स्ट है मेटेलोपोरफायरिन। क्या होते हैं? तो पोरफायरिन एक रिंग होती है, उस रिंग के अंदर क्या होता है? मेटल प्रेजेंट होता है। जैसे ये एक रिंग हो गई, चारों तरफ से बीच में स्पेस होगा, वहाँ मेटल प्रेजेंट हो गया, तो रिंग है पोरफायरिन। मेटेलोपोरफायरिन क्या होता है कि मेटल इज हेल्ड इन द सेंटर ऑफ पोरफायरिन रिंग। ठीक है, तो उसको बोलेंगे मेटेलोपोरफायरिन। और पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होती है, जैसे हीमोग्लोबिन में भी प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल में प्रेजेंट होती है। सोडियम पोटेशियम कैटायन जो है अलोंग विद क्लोराइड, वो ऑस्मोटिक रेगुलेशन, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए इसको नोट डाउन किया हुआ है ठीक से, कि सोडियम पोटेशियम आयंस है उनका क्या फंक्शन है। तो हम लिखेंगे कि सोडियम पोटेशियम आयन है वो क्लोराइड के साथ मिलके जो ऑस्मोटिक रेगुलेशन है उसमें क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। या हम एक तरीके से लिखते थे सोडियम पोटेशियम पंप में हेल्प करते हैं। अभी सोडियम पोटेशियम पंप देखेंगे क्या होता है और किस तरीके से वो फंक्शन करेगा। सोडियम पोटेशियम पंप, अच्छा सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर क्या होता है? एक तो ये फोटो बनानी है, ठीक है, ये फोटो दिखने में बहुत टफ लग रही है लेकिन इसको ऐसे नहीं, देखो जो ये जो पोर्शन बना है इसको ऐसे बना सकते हैं 1 2 3 4, इस तरीके से ये जो होता है थ्रेड टाइप में।
9th क्लास में हमने प्लाज्मा का जो मॉडल पढ़ा था। फिर थोड़ा गैप कर दो, फिर 4 ऐसे फिर बना दो, ठीक है। तो उससे बन जाएगा ये वाला पोर्शन। बीच में जो स्पेस छोटा है उस स्पेस के अंदर हमें ये प्रोटीन्स बनानी है, ठीक है। अब इसको पहले समझ लेते हैं, फिर ज़्यादा इजीली हो जाएगा। देखो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन के बाहर ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस हो गया, और ये हो गया सिस्टोल, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है वहाँ पे क्या होता है, सोडियम ज़्यादा होता है। तो हमें ये देखना है कि 3 सोडियम और 2 पोटेशियम, ये स्टोरी याद रखनी है। तो 3 सोडियम है वो पहले आए, तीनों सोडियम। अब तीनों सोडियम जब प्रोटीन के साथ जो ये पोर्शन इसके साथ जब कंबाइन करेंगे तो एनर्जी तो लगेगी, तो एनर्जी भी आएगी। एनर्जी किस फॉर्म में आएगी, एटीपी की फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो ये 3 सोडियम आए, ये तीनों सोडियम यहाँ हो गए फिट, 1 2 3। जो एटीपी था एटीपी क्या हुआ कि एटीपी एनर्जी देगा, तो क्या होगा, एटीपी में से जो फॉस्फेट है वो साथ में रह गया, और जो एडीपी थी वो निकल गई। क्लियर, एटीपी ब्रेक हो गई, एडीपी और फॉस्फेट है, तो फॉस्फेट यहाँ इसके साथ अटैच हो गए, ठीक है। पहले यहाँ से एंट्री हुई, इसलिए इसका जो लोअर पोर्शन था वो हमने बंद कर दिया। अब ये क्या हुआ है, ये अटैच हो गया, तो भी अटैच, देखो इसको आर पार ऐसे जाना है इस तरफ। तो पहले यहाँ से एंट्री थी तो ये पोर्शन बंद था। अब जब ये अटैच हो गया तो नीचे वाले पोर्शन को खोलना शुरू कर दो, खोल दिया, ठीक है। अब जो ये पोर्शन जो यहाँ से ओपन हुआ है, अब क्या होगा, तीनों सोडियम निकल जाएंगे यहाँ से। अब 3 सोडियम गए हैं तो कुछ अटैच भी होगा, तो यहाँ पे क्या है, अंदर वाले पोर्शन में पोटेशियम ज़्यादा है। सोडियम बाहर से 3 लगे थे, तो यहाँ से स्टोल वाले पोर्शन में पोटेशियम 2 लगेंगे सिर्फ, तो यहाँ से 2 पोटेशियम इसके साथ में कंबाइन कर जाएंगे। और सेम ऐसे ही एनर्जी चाहिए तो वही फॉस्फेट और वही एडीपी एज इट इज, ठीक है। यहाँ से एंट्री हो गया। अब क्या होगा, ये यहाँ से क्लोज हो जाएगा, और इस तरफ से पोटेशियम बाहर, और पोटेशियम बाहर, और जो फॉस्फेट था वो फॉस्फेट भी बाहर। क्लियर। तो हम इसको ये फोटो बना के, फोटो से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, फोटो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट अगर फोटो की बजाय अगर आप 2-3 लाइनें लिखना चाहो तो 3 स्टेप लिखो सिर्फ। पहली स्टेप क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में सोडियम है, वो अटैच होगा प्रोटीन के साथ विद रिलीज ऑफ एनर्जी, विद द यूज ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि जो सोडियम है वो सिस्टोल साइड में आ जाएगा, और वहाँ से पोटेशियम है, 2 पोटेशियम कंबाइन करेंगे विद द यूज ऑफ एनर्जी, और उसके बाद में क्या होगा, पोटेशियम है वो दूसरी साइड में एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में रिलीज हो जाएगा विद द रिलीज ऑफ फॉस्फेट, ठीक है। तो ऐसे 3 पॉइंट लिख के हम ये सोडियम पोटेशियम पंप को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बारे में अगर जस्ट आता है कि इनके बारे में डिफरेंस लिखो, तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सिंपल लिखो। हीमोग्लोबिन है प्रेजेंट इन ब्लड, ये कहाँ होता है, मायोग्लोबिन में हार्ट या मसल टिश्यूज में, स्केलेटन में होता है, ठीक है, स्केलेटल मसल्स में हो गया। हीमोग्लोबिन क्या है, लंग से ऑक्सीजन लेगा और बॉडी के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करेगा। मायोग्लोबिन क्या है कि जो बॉडी की मसल्स है वहाँ पे ऑक्सीजन को स्टोर करेगा, और जब ज़रूरत होगी जो प्रोवाइड करेगा। तो लंग्स है, उससे ऑक्सीजन ली हीमोग्लोबिन ने, फिर उसके बाद उसने क्या किया, बॉडी के बाकी पार्ट्स को दे दिया। तो बाकी पार्ट्स को दे दिया मतलब मसल्स को भी दे दिया। अब मसल्स में क्या है, मायोग्लोबिन है, वो क्या करेगा, स्टोर करेगा ऑक्सीजन को स्टोर करेगा, जब जरूरत होगी जब देगा ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की एफिनिटी ज़्यादा होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन की एफिनिटी क्या होती है, कम होती है। दूसरा, ये बॉर इफेक्ट शो करता है, बॉर इफेक्ट शो नहीं करता। बॉर इफेक्ट अभी पढ़ेंगे क्या होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही 7 पॉइंट्स हैं। अगर डिफरेंस आता है तो सिर्फ 4 या 5 डिफरेंस लिख के आराम से फुल मार्क्स आ सकते हैं। ये 4 हीम ग्रुप होते हैं, 4 ग्लोबिन चेन होती है, इसमें एक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन, जैसे मैंने बोला ना कोऑपरेटिव इफेक्ट क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, HB स्ट्रक्चर है, हीमोग्लोबिन हो गया, उसके साथ पहला एक ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो HbO2 बन गया। अब HbO2 के साथ फिर एक ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, HbO2 बन गया, फिर HbO2 के साथ एक ऑक्सीजन फिर कंबाइन करेंगे, HbO2 3 बन गया, फिर 4 बन गया, ठीक है। 4 रिएक्शन हुई, 4 लोग का क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, K1 K2 K3 K4। अब क्या होता है, जो K4 है वो सबसे ज्यादा है, फिर K3 फिर K2 फिर K1। अब ये जो टर्म है, एक वर्ड लिखते हैं कोऑपरेटिव इफेक्ट, तो उसका क्या मतलब, कोऑपरेटिव इफेक्ट अगर आता है तो पहले 4 ये रिएक्शंस लिखोगे, फिर लिखोगे कि जो Hb था वो O2 के साथ कंबाइन किया टू फॉर्म HbO2। नाउ दिस HbO2
ये HbO2 बन गया ना, अब इसने क्या किया कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग को और इनहेंस कर दिया। अब ये HbO2 की और भूख हो गई ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की, तो ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग थी वो और इनहेंस हो गई किस वजह से, HbO2 के साथ। फिर ये बन गया ये बनने के बाद इसने फिर और इनहेंस कर दिया। तो ऐसे ये स्टेप्स क्या होंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। तो फर्स्ट जो O2 बाइंडिंग थी वो स्लो थी ड्यू टू रिपल्शन या स्टेरिक क्राउडिंग थी प्रोटीन के साथ में, जो हीमोग्लोबिन में प्रोटीन का भी जो पोर्शन होता है उसकी वजह से। लेकिन बार बार फिर जैसे जैसे ऑक्सीजन कंबाइन करती रही वो क्राउडिंग होती गई कम और वो बाइंडिंग हो गई फास्ट। इसी को बोलेंगे हम कोऑपरेटिव इफेक्ट कि HbO2 इनहेंसेस द बाइंडिंग ऑफ O2 टू फॉर्म HbO2 और HbO2 इनहेंस द बाइंडिंग ऑफ O2 टू फॉर्म HbO2 इस प्रोसेस को बोलेंगे कोऑपरेटिव इफेक्ट। अब है कि पीएच का क्या रोल है कि अगर पीएच कम होगी तो हीमोग्लोबिन की टेंडेंसी बाइंड करने की O2 से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो पीएच भी कम तो बाइंडिंग भी कम। ठीक है, हीमोग्लोबिन पीएच कम का क्या मतलब क्या है कि एसिडिक मीडियम है। ठीक है, तो कम पीएच है तो बाइंडिंग भी कम होगी, लेकिन एसिडिक मीडियम हो जाएगा उस टाइम पे। HB टेंडेंसी टू बाइंड एट हाई पार्शियल प्रेशर, HB की टेंडेंसी होगी O2 के साथ बाइंड करने की, कम तो क्या कम पीएच के ऊपर, मतलब कम पीएच के ऊपर कम बाइंडिंग होगी, और HB है वो हाई पार्शियल प्रेशर के ऊपर इजीली बाइंड करेगा। तब मैंने बोला था कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेगा लंग्स से और बॉडी पार्ट से पहुंचाएगा। तो ऑक्सीजन को लंग्स से लेगा कैसे, बाइंडिंग होगी तभी तो लेगा ना। तो लंग्स के ऊपर क्या होगा, बाइंडिंग कब होगी, जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई होगा। ठीक है, यहाँ होगी बाइंडिंग और बॉडी पार्ट्स में ले जाएगा और वहां उसको ड्रॉप करनी है ऑक्सीजन, तो पार्शियल प्रेशर हो गया कम। क्लियर, तो HB की बाइंडिंग हाई होगी कहाँ पे, लंग्स में, और लेस हो जाएगी बॉडी पार्ट्स में। ठीक है ना। अगर पीएच के इफेक्ट को देखें, एक बोर इफेक्ट जो मैंने बोला था, बोर इफेक्ट था पीएच का इफेक्ट। तो पीएच के इफेक्ट में क्या देखेंगे कि जो टिश्यू होता है, टिश्यू के अंदर क्या होता है, CO2 ज्यादा होती है। तो CO2 ज्यादा मतलब क्या हो गया, HCO3 नेगेटिव ज्यादा, क्योंकि जो CO2 है वो वाटर के साथ कंबाइन करके वही तो बनाती है H++ HCO3 नेगेटिव। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मतलब कार्बोनेट ज़्यादा, कार्बोनेट ज़्यादा मतलब एसिड ज़्यादा, एसिड ज़्यादा मतलब पीएच की बाइंडिंग कम। ठीक, मतलब एसिड की ज़्यादा मतलब पीएच हो गई कम। तो मैंने एक लाइन बोली थी कि कम पीएच होगी तो बाइंडिंग भी कम होगी। तो HB की जो बाइंडिंग ऑक्सीजन के साथ क्या होगी, स्लो होगी। कहाँ पे, टिश्यू के अंदर। एक तो पार्शियल प्रेशर के बेसिस पे बताया कि पार्शियल प्रेशर लंग्स में क्या होगा, O2 का ज़्यादा होगा, इसलिए बाइंडिंग होगी O2 की, लंग्स में ज़्यादा पहले बाइंड कर लिया, फिर जब मसल में लेके जाता है वहाँ पे पार्शियल प्रेशर हो जाता है कम, तो इसलिए O2 को इजीली रिलीज कर देता है। ठीक है, एक पीएच के बेसिस के ऊपर, पीएच कम होगी तो मतलब बाइंडिंग होगी कम। तो टिश्यू के अंदर CO2 ज़्यादा होती है मतलब HCO3 नेगेटिव ज़्यादा हो गई, एसिड का अमाउंट बढ़ गया, एसिड बढ़ गया मतलब पीएच कम हो गई, तो पीएच कम हो गई मतलब बाइंडिंग हो गई कम। इस प्रोसेस को बोलते हैं बोर इफेक्ट। तो ये जो यहाँ पे स्टेप्स लिखी है इनको लाइंस में लिख के आप क्या कर सकते हो, बोर इफेक्ट को यहाँ से ये एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, मायोग्लोबिन में मायोग्लोबिन के केस में अगर प्रेशर है O2 का वो कम है तो मायोग्लोबिन की बाइंडिंग है वो क्या हो जाएगा, O2 के साथ में हाई। ये हीमोग्लोबिन का रिवर्स हो गया कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो गया, तो हमने बोला था हीमोग्लोबिन की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम होगी, लेकिन यहाँ पे मायोग्लोबिन की क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे सैचुरेशन ऑफ पी, ये जो है O2 के साथ में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, हमने देखा है पीएच दूसरे जो है उसकी पीएच क्या है, कम है, पहले वाले की पीएच है। तो ये अगर फोटो नहीं भी बनाएंगे, ये वाला पोर्शन नहीं भी करेंगे तो भी इतना ज़रूरी नहीं है। जो इनऑर्गेनिक पोर्शन जो है उसमें एक तो जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब का एप्लीकेशन, की जिंक का यूज़ हो गया और कॉपर का क्या एप्लीकेशन है, बायोलॉजिकल रोल है, तो ये याद करना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन में डिफरेंस आता है, डायरेक्ट डिफरेंस लिख सकते हो। एक बोर इफेक्ट जो ये पीएच का था, एक कोऑपरेटिव इफेक्ट कि HB पहले O2 के साथ कंबाइन करेगा, HbO2 बनेगा। अब HbO2 क्या करेगा, HbO2 से HbO2 बनाने के लिए इनहेंस करेगा। तो जो लाइन थी वो 4 रिएक्शन और जो नीचे लाइन लिख रखी थी कोऑपरेटिव इफेक्ट की वो लिखनी है।